और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, देश 25वां करगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया और अग्निपथ योजना का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष दरअसल भ्रम फैला रहा है। इस दौरान उन्होंने पेंशन को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को यहां से कड़ा संदेश दिया है, बल्कि अग्निपथ योजना पर भी खुलकर आज उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने यह कहा कि दरअसल सेना की रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, इससे ताकत बढ़ेगी। अग्निपथ पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, यह कहते हुए विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर आरोप के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी। उन्होंने दावा किया कि अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गलती मान ली है। अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री के अविश्वास को दिखाता है।
विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता। सर, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अग्निपथ योजना को लेकर के चूंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, पीएम ने इस मसले पर कहा है कि ये योजना सेना को युवा और युद्ध के लिए सक्षम बनाने के लिए लाई गई है, लेकिन कुछ लोग, उनका इशारा आप लोगों की तरफ है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं होने देना चाहते। आप क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी की गलत बयानी। एक तरफ हमारी भारत की सेना जिसने कारगिल विजय प्राप्त की, जो दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में एक मानी जाती है, वहाँ आप उन पर विश्वास न करें। एक अग्निपथ योजना तो यह विश्वास है उनका भारत की सेना पर। क्या भारत की सेना कमजोर थी? अग्निपथ योजना की जो ट्रेनिंग है वो इसकी नहीं है कि वो युद्ध क्षेत्र में मुकाबला कर सके। ये गलत कदम है, हम इसका विरोध करते हैं। 4 साल बाद नौजवान को न पेंशन है, न नौजवानों की जीविका का साधन है। वो 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। ये एक बहुत ही गैर जरूरी, गैर वाजिब सेवा। लेकिन सर, पीएम के बयान से ये तो साफ है कि जो आप लोग मांग कर रहे थे इस योजना को बंद करने की, अब पीएम ने बयान देकर ये तो साफ कर दिया है कि ये योजना बंद नहीं होने जा रही, वापस इस योजना को सरकार नहीं लेने जा रही। ऐसे में विपक्ष की रणनीति क्या होगी? देखिए, बड़ी साफ सी बात, मोदी जी ने जितने गलत कदम उठाए, कब सही कदम उठाए, और उसी की कीमत है कि 303 से घट के 240 पे आ जाओ। उसमें 40 बेईमानी वाली अगर निकाल दें तो 200 के नीचे। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी की आदत है गलत को गलत स्वीकार नहीं करते। ये जिद है, अहंकार। एक आखिरी में सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां, घटनाएं हुई हैं जम्मू में, प्रधानमंत्री के सीधे ललकारा है। प्रधानमंत्री ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली। इतने सैनिकों पर हमला हुआ है, नागरिकों पे हमला हो रहा है। कहा था 3 से 70 लग जाने के बाद, जिस तरह रुपए का किया था उन्होंने नोटबंदी, उसके बाद रोक लगे, कहाँ लगी? प्रधानमंत्री जी का अपना बयान खुद ही झूठा साबित। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगियों से। आशीष सिंह इस वक्त करगिल से मेरे साथ मौजूद हैं और आसिफ कुरैशी भी द्रास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और दरअसल इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आज द्रास से पाकिस्तान पर तो हमला किया ही, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आ रही है कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार उन्होंने किया है। अग्निपथ को लेकर जो लगातार उन्हें घेरा जा रहा था, उस पर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब एक तरीके से दे दिया। एक तरह से साफ साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अग्निपथ स्कीम को लेकर अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका है कि ये स्कीम रोल बैक हो सकती है, इसे वापस लिया जाएगा या फिर कोई बड़े बदलाव किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा करने की थोड़ी सी आशंका भी होती तो प्रधानमंत्री मोदी इतना कड़ा राजनीतिक प्रहार नहीं करते ऑपोजिशन पर, और ये साफ साफ उन्होंने कर दिया कि अग्निपथ को लेकर राजनीति हो रही है। और विशेष तौर पर जिस तरह से सेना वाला एंगल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, एक लाइन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल की कि सेनाओं ने ये निर्णय लिया है अग्निपथ को लेकर, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये साफ साफ क्लियर संदेश है ऑपोजिशन के लिए ऐसे समय में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। अग्निपथ उन चुनिंदा टॉप 3 या टॉप 5 एजेंडा पॉइंट्स में से एक विपक्ष के रहे हैं। दोनों हमने पार्लियामेंट सेशन में देखा, लोकसभा इलेक्शन के बाद में भी चलते इस पार्लियामेंट सेशन में भी और पिछले में भी, कि विपक्ष और कई पार्टियां लगातार कोशिश कर रही थी कि अग्निपथ को ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जाए, और ये सीधा सीधा जवाब प्रधानमंत्री मोदी का आया है। और वो भी बेहतर लोकेशन क्या हो सकता था, बेहतर टाइमिंग क्या हो सकती थी, जब सेना के मुद्दे को लेकर कोई राजनीति हो रही है, उन्होंने चुना कारगिल वॉर मेमोरियल और जो रजत जयंती है, ऐसा मौका चुना तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी काफी सोचना पड़ेगा इसका काट ढूंढने के लिए। इसका बिल्कुल। अब जरा मैं आसिफ के पास भी जाना चाहूंगा। आसिफ कुरैशी भी द्रास में मौजूद हैं। आसिफ, आतंकवाद को लेकर आने वाले दिनों में सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस लाइन पर सरकार चलेगी, उसको लेकर भी बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश यहां से दिया है प्रधानमंत्री ने।
बिल्कुल उम्मीद भी की जा रही थी कि इसी तरीके का बयान आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हो, चाहे वो कठुआ हो, राजौरी हो, डोडा हो या कश्मीर घाटी में कुपवारा में और केरन या लोलाब में हो, तो वहां पे घटनाएं जो बढ़ रही हैं, जिस तरीके से जो सरहद पार से घुसपैठ बढ़ रही है, मिलिटेंट्स की संख्या बढ़ रही है, इसी प्रकार के संदेश की उम्मीद भी की जा रही थी। और प्रधानमंत्री ने यहाँ से जिस तरीके से अपने भाषण में ये कहा कि मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक वो लोग मेरी बात सीधे तौर पर सुन रहे होंगे कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको क्रश किया जाएगा। और ठीक ऐसी ही रणनीति सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से खासतौर पर उन इलाकों में, जम्मू क्षेत्र के वो इलाके, चाहे वो डोडा, राजौरी, पुंछ हो या कठुआ, रियासी हो, यहाँ पे जो बड़ी संख्या में घुसपैठ करके मिलिटेंट विदेशी आतंकी आ चुके हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाए या फिर किस तरीके से प्रहार किया जाए ताकि हिंसा को कम किया जाए, उसी की बांगी यहाँ पे प्रधानमंत्री के भाषण में दिखी। और संदेश बिल्कुल साफ था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल आसिफ और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, दर्शकों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि करगिल में हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि सत्य, संयम, सामर्थ्य का अद्भुत परिचय हमने दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया था। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। महागठबंधन के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर रेल में आ गए। विपक्ष के विधायक विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर नाराज हो गए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से बोलिए, यहां से कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से अपनी बात कहिए। ये आप बेल में खड़ा होकर कहीं बोलने के लिए अनुमति नहीं हो सकती है। आप पहले अपने स्थान पे जाइए, धमकी नहीं दीजिए, लड़के दिखाइए, केवल लड़के की धमकी देते हैं। याद समझ लिया? अरे रक्षा पैदा करना चाहते हैं, करके दिखाइए। कोई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। लोकतंत्र विमर्श की जगह है, अपनी बात कहिए, पूरी बात सुनी जाएगी। अपनी जगह पे जाइए, वहां से अपनी बात कहिए। तो कल आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था बिहार विधानसभा में, और आज का दृश्य आप देख रहे हैं, विशेष राज्य की मांग को लेकर यह हंगामा। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं, मेरे साथ शशांक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशांक, ये तो वाकई बहुत ही सोचने वाली स्थिति है, अगर स्पीकर को यह कहना पड़े वहां मौजूद विधायकों से कि मुझे धमकी मत दीजिए। देखिए, दरअसल जो महागठबंधन के विधायक हैं वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे थे कि रिपोर्टर टेबल को हम पलट देंगे, तो वही स्पीकर ने कहा कि धमकी मत दीजिए। और आपको बता दूं, आज विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। भारी हंगामा जो है महागठबंधन के विधायक कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि विधानसभा, विधान परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विकास तभी हो पाएगा। फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं दी? और लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट में बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है, ना पैकेज मिला, ना कोई बड़ी सहायता मिली है। सो नीतीश कुमार जो है बिहार को उसका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर जो है आज भी सदन के अंदर जो है हंगामा जारी है। बिल्कुल, और हंगामा जारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वहां मौजूद विधायक ये धमकी दे रहे हैं कि हम टेबल पलट देंगे, इसका क्या मतलब है? अपनी बात वो कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और अब खबर राजस्थान से, जहां बीजेपी की कमान बदल गई है। सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमान बदलने को लेकर दोनों का कहना है कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी मिलकर काम करेंगे। दोनों से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने बात की। राजस्थान में बीजेपी में अब भले ही थोड़ा सा फेरबदल हो गया हो, जहां पर पुराने और नए अध्यक्ष दोनों एक साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे आप हमको? सीपी जोशी साहब अब कमान संभाल रहे हैं, कमान दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ कोई कमान नहीं, एक्चुअली क्या एक कार्यकर्ता के नाते मुझे अवसर मिला। अब कोई एक नए कार्यकर्ता काम करेंगे, एक सिलसिला है। और मैं सोचता हूँ कि जो मुझे काम करने का अवसर मिला उसमें पूरी टीम राजस्थान से ने मिलकर राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को हटाना और भाजपा को आना, ये
ये पूरे प्रदेश की पूरी कार्यकर्ताओं की टीम की ताकत की वजह से संभव हुआ। और आदरणीय मदन राठौड़ जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, जो संगठन में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, जो सत्ता में रहते हुए भी विधायक, मंत्री और अभी राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ पूरे राजस्थान को। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में नंबर खराब आए तो नंबर कट गए आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई सोचता है तो मैं उसके लिए स्वीकार भी करता हूँ, उसमें कोई गुरेज भी नहीं। लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं पिछले लंबे समय से वहाँ मेरी खुद की भी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी और कई इशूज़ थे कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी, तो कोई नया अध्यक्ष के रूप में वहाँ काम करे, इसे हम सब लोगों की इच्छा थी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको सुना और आदरणीय मदन राठौड़ जी जैसे अनुभवी नेता को अध्यक्ष बनाया। बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या बताया? आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। राजस्थान में चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और नए प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बीजेपी के मदन राठौड़ हमारे साथ हैं। क्या है अब नई चुनौतियां और आज क्या मिलकर बातचीत की है आपने अपने पुराने अध्यक्ष और बड़े भाई से? मैंने इनसे गुरु मंत्र प्राप्त करने की कोशिश की थी। जो कुछ भी मिला है और बाकी आगे भी मिलता रहेगा, इनके निर्देशों के अनुसार ही हम काम करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में इस समय क्या होगी, क्योंकि लोकसभा का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं रहा? देखिए, कांग्रेस ने बहुत भ्रम पैदा की है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया, भ्रम ऐसे पैदा किए कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे और संविधान को समाप्त कर देंगे। तो थोड़े भ्रम पैदा 10 बार 50 बार कोई कहेगा तो थोड़ा बहुत जनता को भ्रम हो जाता है। हम उसका निराकरण करेंगे। हमने काफ़ी समाधान कर दिया है और मिलकर समाधान करेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। संगठन में जिस तरह की दिक्कतें रही हैं, ऐसा नहीं है कि कई सारे वर्टिकल्स एक साथ चलते हैं और बीजेपी में लड़ाइयाँ काफ़ी तेज़ हैं राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ एक है सब। मनभेद से मतभेद हो गया और कम सीटें आ गई। इस चुनौती को सबसे पहले क्या एड्रेस करेंगे? वो चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे बताया कि जो भ्रम कांग्रेस ने पैदा करने की कोशिश की, उसी का प्रभाव थोड़ा बहुत हो गया और अब वो नहीं कर पाएगी। लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक बार ही चढ़ती है, वो जल के भस्म हो जाती है, दोबारा लकड़ी की हांडी चूल्हे पर चढ़ती नहीं। थारी मारवाड़ी में थारे सपोर्टर के होगा? आपका पूरा सहयोग हमें मिलता रहे, यही कहेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और राहुल गांधी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं राहुल गांधी। आपको बता दें, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का उन पर इल्जाम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था। मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया था और इसी मामले में आज उनकी पेशी हो रही है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जो बयान उन्होंने दिया था, उसी को लेकर यह मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की पेशी हुई है। आरोप उन पर यही कि अमित शाह के खिलाफ उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कि मानहानि का मामला बनता है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई है।